हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो लगभग हर परीक्षा में इसका एक प्रश्न पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति के विषय में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, आरएस, प्री, मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, जो भी एग्ज़ाम राजस्थान में होता है उसकी दृष्टि से, और भारतीय इतिहास का भी एक अंश है, क्योंकि राजपूत जो काल है वह हर्ष के बाद से सल्तनत काल तक आता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो के जो ये बोर्ड पे अक्षर हैं ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो रेजोल्यूशन ऊपर से डॉट टिक करके नीचे रेजोल्यूशन खुलेगा, उसे आप 360 पे कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर अक्षर दिखाई देंगे। और आपकी सुविधा के लिए जैसे वीडियो शुरू होता है उससे पहले मैं बोर्ड जो पूरा बोर्ड का फ़ोटो है वो स्क्रीन पर रहता है आपके, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी इसके बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछला वीडियो मैंने पृष्ठभूमि पे बताया था और कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे वहाँ, कि जैसे राजपूतों की दो शाखाएं जो है अबू जो खुर्दब है उसने बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऐसे ही कुछ जो आय से संबंधित जो राजपूत व्यवस्था थी, जो आय की उनकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जो ऊंट सेना का प्रश्न था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो परीक्षा का स्तर है वो दिन पर दिन और डीप होता जा रहा है, तो हमें ऐसी तैयारी करनी है कि प्रश्न कहीं से भी आ जाए हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहला मत जो है कि क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो क्षत्रियों के जो सूर्यवंशी और जो चंद्रवंश जो थे इनसे इनकी उत्पत्ति बताई है गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा ने। ये बताते हैं कि जो सूर्यवंश और चंद्रवंशी जो क्षत्रिय थे इनसे ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और इन्होंने ये कहा है कि जो राजपूत शब्द है यह शब्द मूल रूप से ये अपभ्रंश शब्द है, यह राजपुत्र शब्द से मिलके बना है। राजपूत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। तो राजपुत्र जो शब्द है यह क्षत्रियों के लिए ही प्रयुक्त होता था, और इसका कुछ उल्लेख भी उन्होंने बताया है कई जगह। जैसे हम बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, कौटिल्य की जो रचनाएं हैं, अश्वघोष की जो रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं में राजपुत्र शब्द मिलता है। तो राजपुत्र शब्द ही बिगड़ करके आगे जाके राजपूत शब्द हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वैदिक और विशुद्ध आर्य से राजपूतों की उत्पत्ति का मत दिया सीवी वैद्य ने। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, वैदिक व, विशुद्ध व और वैद्य भी व। तो जो वैद्य जी हैं वो वेदों की विशुद्ध दवाई देते हैं आर्यों को, तो सीवी वैद्य, वैदिक, विशुद्ध आर्य। वैदिक आर्य या विशुद्ध आर्य की संतान राजपूतों को किसने कहा? वैसे वैदिक, वैसे वैदिक आर्य, विशुद्ध आर्य तो किसने कहा? वैद्य ने, सीवी वैद्य ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। एक और जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दोस्तों सभा पर्व है एक, जो अभी हम बात कर रहे थे सूर्यवंश और चंद्रवंश की। तो सभा पर्व है, महाभारत में जो पर्व है उनमें से एक पर्व है सभा पर्व। वहाँ पर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि इस समय दो कुल ही जो क्षत्रियों के हैं वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो यहाँ भी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की पुष्टि इस बात से होती है, और इस पुष्टि से ही इस बात की भी पुष्टि होती है कि इन पुस्तकों में राजपुत्र शब्द का उल्लेख है। तो निश्चित रूप से राजपुत्र ही आगे जाकर के राजपूत जो स्थानीय भाषा है उसमें कहा जाने लगा। और इस प्रकार से जो क्षत्रियों से जो उत्पत्ति है इसका मत इन्होंने प्रस्तुत किया। तो हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से उत्पत्ति बताई है, और विशुद्ध आर्य या वैदिक आर्य से उत्पत्ति बताई है सीवी वैद्य ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे जाकर एक और शाखा मिलती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैसलमेर, माफ कीजिएगा, करौली आदि जो वंश है ये यदुवंशी कहते। तो दोस्तों इस प्रकार से जो राजपूत हैं इन राजपूतों की 36 वंश या 36 शाखाओं का या 36 कुल का उल्लेख है। यह उल्लेख किया है कुमारपाल चरित में हेम कवि ने। याद रखिएगा, दो प्रश्न क्लियर होते हैं। कुमारपाल चरित के लेखक हेम कवि, इन्होंने
और राज तरंगिणी जो पुस्तक है, कल्हण इनके लेखक हैं, कश्मीर का इतिहास लिखा है। वर्ण रत्नाकर लेखक हैं ज्योति शिखर ठाकुर। ज्योति शिखर ठाकुर ने भी, ज्योति शिखर ठाकुर, इन्होंने 36 शाखाएं बताई हैं राजपूतों की, 36 कुल बताए हैं राजपूतों के। तो ये आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इनमें जो नामों की सूची दी गई है उनमें थोड़ी भिन्नता है, लेकिन 36 प्रकार के ये वंश बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम। ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासकों से संबंधित है। इसमें जो प्रतिहार शासक हैं उन्हें जो राम का प्रतिहार यानी जो लक्ष्मण है इनके वंशज इन्हें बताया गया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जो हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, तो इक्ष्वाकु वंश के ये लक्ष्मण और राम थे और ये सूर्यवंशी थे। तो इस प्रकार से ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहारों के सूर्यवंशी होने की पुष्टि होती है। और हमीर महाकाव्य जिसके लेखक है जयचंद्र सूरी और हर्ष प्रशस्ति जो कि मिलती है सीकर में, तो इन दोनों में भी जो चाहमान शासक है उनको सूर्यपुत्र बताया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि हमीर महाकाव्य में चाहमानों को सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्यपुत्र बताया गया है। तो इस प्रकार से ग्वालियर अभिलेख और हमीर महाकाव्य, हर्ष प्रशस्ति आदि जो ये चौहान शासक है, तो चौहान कौन थे? राजपूत। तो राजपूतों की इस प्रकार से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की पुष्टि मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला मत जो कि बहुत ही प्रचलित है, अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति आप सबको विदित है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने ये उल्लेख किया है कि आबू पर एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ से जो 4 वंश हैं इनकी उत्पत्ति हुई। 4 वंश थे पीपीसीसी का मतलब है प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनको हम क्रम से देखेंगे अभी। तो यह जो मत है ये किसने दिया? चंद्रबरदाई ने। अगर आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप रीट के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अग्निकुंड से उत्पत्ति के साथ यह उत्पत्ति किसने बताई है राजपूतों की? तो चंद्रबरदाई ने। परशुराम जो हैं, परशुराम ने ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और ऐसी स्थिति में जो असुर और जो राक्षस हैं उनके अत्याचार बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। इसलिए विश्वामित्र, अगस्त्य और गौतम ऋषि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल अलग बातें हैं जो कि आपको हर कहीं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपको जानना ज़रूरी है कि विश्वामित्र, अगस्त्य और गौतम, ये तीनों नाम आपको मिलेंगे। आपने रामायण देखी होगी कुछ दिनों पहले या अभी चल रही है, तो उसमें आपको ये तीनों नाम मिलते हैं। तो विश्वामित्र, अगस्त्य और गौतम ने आबू पर यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ को जो असुर हैं, जैसे कि रामायण में भी काफ़ी उल्लेख है ऐसा कि जो दानव आते हैं वो हड्डियाँ डाल देते हैं, मलमूत्र डाल देते हैं, इस प्रकार से, तो उनको बहुत विघ्न पड़े और इसी कारण से फिर यज्ञ किया वशिष्ठ ने किया। ये यज्ञ कर रहे थे, इनमें विघ्न डाला, तो वशिष्ठ ने यज्ञ किया ऋषियों की सहायता से, और उसने, वशिष्ठ जो मुनि है, उसने जो अग्निकुंड है उससे उत्पन्न किए, सबसे पहले उत्पन्न किया प्रतिहार को। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रम बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो सबसे पहले उत्पन्न किया प्रतिहार को। प्रतिहार जो है, इन्होंने, प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक, द्वारपाल, तो इन्होंने प्रतिहार की तरह सुरक्षा सुनिश्चित की उस जगह की। और उसके बाद चालुक्य की उत्पत्ति होती है, उसके बाद परमार की उत्पत्ति होती है, और अंत में चौथे नंबर पे जो उत्पत्ति होती है वो होती है चौहान कुल की, चौहान वंश की। तो दोस्तों याद करना बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया, आप याद कीजिए PCPC, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। अब इसको कंफ्यूजन ना हो, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे इसका देखिए। पी से प्रतिहार, तो देखिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास, बहुत पूरा उसमें कवर किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, आपको विदित होगा कि प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है यह है प्राचीनतम वंश है राजपूतों का। तो सीधी सी बात होगी, प्राचीनतम का मतलब सबसे पहले कौन आएगा? प्रतिहार। उसके बाद पी आ गया तो आप सी ले लीजिए, सी से चालुक्य आ जाएगा, फिर वापस पी लेना है तो पी से परमार आ जाएगा, और अंत में आएगा चौहान।
चूंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, तो निश्चित रूप से चौहान वंश का वो वर्णन करेगा और चौहान वंश का वर्णन थोड़ा और बढ़ाकर करेगा। तो इसलिए जो चौहान है उसकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से चौथे नंबर पे होती है। और ऐसा बताया गया है पृथ्वीराज रासो में कि इन तीनों के द्वारा भी जब ये पूरा काम जो असुरों को निपटाने वाला काम नहीं बैठ रहा था, तो फिर चौहान की उत्पत्ति होती है, जो कि लाल मुख लिए और प्रचंड सेनापति के रूप में चाहमान या चौहान की उत्पत्ति होती है। और उसी वंश का शासक कौन है? पृथ्वीराज। तो यह उल्लेख किसमें है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। दोस्तों, अगर हम इस घटना को तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो निश्चित रूप से हमें निराशा हाथ लगेगी। आज यदि मैं कहूँ कि किसी अग्निकुंड से मानव की उत्पत्ति हो रही है, तो आप यह बात ना आपको हजम होने वाली है ना मुझे हजम होने वाली है। तो ये जो बात है इसकी आलोचना भी आगे जाके होती है। लेकिन चूंकि उस समय जो चारण कवि थे उनका यही कार्य था कि जो राजा हैं उनका यश का गुणगान करना, तो पृथ्वीराज रासो ने जो शुरुआत की उसी को आगे किसने बढ़ाया? उसी को आगे बढ़ाया सीसाना एक अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, सीसाना अभिलेख है। और हमीर रासो जोधराज ने लिखी है। नैनसिरी ख्यात और मैनपुरी के चौहानों की एक लेख है, मैनपुरी चंद्रिका जो पुस्तक है जहाँ मैनपुरी चौहानों का वर्णन है उससे। और वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने भी ये जो कथानक है इसको माना और इसको अपनी पुस्तकों में लिखा। इस प्रकार से जो अग्निकुंड का जो मत है इसका समर्थन कौन करते हैं? सीसाना अभिलेख, हमीर रासो, नैनसिरी ख्यात, मैनपुरी चंद्रिका और वंश भास्कर। इसको दोस्तों याद कैसे करेंगे? देखिए, हमीर का जो वंश है वह अपने मैन जो नैन है वो शीशे में देखता है। हमीर का जो वंश है वो अपने मैन का मतलब प्रमुख जो नैन है वो कहाँ देखता है दोस्तों? शीशा में देखता है। शीशा का मतलब हो गया मिरर। तो हमीर का मतलब हो गया यहाँ हमीर रासो जो भी साहित्य है इसमें उल्लेख मिलता है इसका अग्निकुंड का। तो हमीर रासो, हमीर का वंश का हो गया वंश भास्कर, मैन का मतलब हो गया मैनपुरी चंद्रिका और नैन का मतलब हो गया नैनसिरी ख्यात। और किस में देखता है? शीशे में देखता है। तो सीसाना अभिलेख। दोस्तों, यह याद करना बहुत ज़रूरी है। सबको याद है पृथ्वीराज रासो कहता है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति होती है। ये प्रश्न अब सामान्य हो गया है। अब आपको थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो आपको ये चारों जो हैं, पांचों जो मत हैं आपको याद करने पड़ेंगे, इनके समर्थक हैं। अब ये जो उल्लेख है इसका कुछ विरोध भी होता है दोस्तों। कैसे? तो दोस्तों, जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का वर्णन है, अग्निकुंड से उत्पत्ति का वर्णन है, ठीक वैसा ही एक वर्णन दिया है पृथ्वीराज विजय में। इसका भी यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। पृथ्वीराज विजय का लेखक यहीं छिपा हुआ है दोस्तों। जय से आप निकाल लीजिए जयानक महोदय ये कहते हैं कि मलेच्छों का आक्रमण हुआ। मलेच्छ कहे जाते थे विदेशियों को। तो विदेशियों का जब आक्रमण हुआ उन्होंने यज्ञ नहीं होने दिया। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने विष्णु को अवतरित किया और उस विष्णु का जो अवतार है वही चाहमान है। इस प्रकार से पृथ्वीराज विजय में जहाँ विष्णु के अवतार को चाहमान बताया गया है, वहीं अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई गई है पृथ्वीराज रासो में। और इस अग्निकुंड की उत्पत्ति का समर्थन करते हुए जो हमने देखा सीसाना, हमीर, नैनसी आदि जो लेख हैं और जो पुस्तकें हैं वंश भास्कर, इनमें इस बात को दोहराया गया है, समर्थन किया गया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस बात को हम तर्क की कसौटी पे नहीं कर सकते, तो दोस्तों यह जो मत है इसको जयचंद्र विद्यालंकार एक लेखक है, उन्होंने चंडू खाने की गप कहा है इसे, कि ये बिल्कुल गप है और कुछ भी नहीं है। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि यह जो कथानक है, ये जो वर्णन है, यह मात्र चारण जो कवि थे उनकी चाटुकारिता है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने कहा कि चारण कवियों का कार्य यही होता था कि वो प्रशस्ति लिखें अपने शासक की। इस प्रकार से ये थोड़ा इनका आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं जयचंद्र विद्यालंकार आदि के द्वारा। यहाँ एक और पुष्टि है कि
जो 4 वंश बताए हैं पृथ्वीराज रासो में, उनमें केवल परमार वंश, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवल परमार वंश ही स्वयं को अग्निवंशी कहता है, माफ कीजिए। जैसे कि रासो ने कहा, पृथ्वीराज रासो में कहा चंद्रवरदाई ने कि चारों की अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, तो वो अग्निवंशी हैं, लेकिन केवल परमार ही खुद को अग्निवंशी मानते हैं। प्रतिहार और चाहमान खुद अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, जैसे कि प्रतिहार मैंने बताया ग्वालियर प्रशस्ति में, और चाहमान खुद को सूर्यवंशी बताते हैं। चालुक्य जो हैं ये खुद को चंद्रवंशी बताते हैं। तो यहाँ भी एक इसका विरोध का जो मत है ये प्रकट होता है। इस प्रकार से हम विलियम क्रूक का एक और उल्लेख करेंगे यहाँ। विलियम क्रूक ने यह जो अग्निकुंड का जो कथानक है, जो वर्णन है, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया कि जो विदेशी आए थे उन विदेशियों को शुद्धि विधि द्वारा उनका विलय कर लिया गया समाज में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो विलियम क्रूक ने कहा कि ये जो शुद्धि करने की जो विधि है यही अग्निकुंड से उत्पत्ति है। अगला और तीसरा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत ऊपर वर्णित दोनों सिद्धांतों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, कनिंघम महोदय ने, कनिंघम का नाम आपने सुन रखा होगा, कनिंघम का जो संबंध है वो पुरातत्व विभाग से भी है। तो कनिंघम ने यूची वंश की जो कुषाण शाखा थी उससे राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, और उसका आधार उन्होंने बनाया है ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र को। परीक्षा में पूछा गया है, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम महोदय ने ये कहा है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति जो कुषाण वंश है इससे हुई है, या कुषाण जाति है इससे हुई है। इस प्रकार से यह जो ब्रोच गुर्जर है इसको आप 7, 8, 9 लिख दीजिए, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से 978 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। इसके आधार पर कनिंघम ने, याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर किसने इनकी उत्पत्ति कुषाण से बताई है, तो वहाँ आपका आंसर होगा कनिंघम। इसके बाद स्मिथ महोदय, वीए स्मिथ जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो शक, यूची, और यूची का मतलब वही कुषाण वंश है, हूण आदि जो जातियां थी इनका भारतीयकरण हो गया और यही राजपूत बने आगे जा कर के। इन्होंने यह भी कहा है कि जो गोड, भर और पर्व जैसी स्थानीय जो जातियां थी वो भी आगे जा कर के अपने राज्य स्थापित कर लेती हैं। गोड, भर और पर्व, याद रखिएगा, गोड, भर और पर्व, या इसको मैं से याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है, अभी ध्यान में। गोद भरने का पर्व सभी की जगह होता है शादी विवाह में, तो गोद को आप गोड कर लीजिए, गोद भरने का पर्व। तो गोड, भर और पर्व जो जातियां हैं इन्होंने भी अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे, और इन्होंने, जैसे कि हमेशा से यही होता आया है इतिहास में, कि जो शासक है वह अपना संबंध उच्च वर्णों से जोड़ देता है या उच्च कुल से या देवताओं से जोड़ देता है ताकि उसकी मान्यता बनी रहे। तो ये जो जातियां हैं गोड, भर और पर्व, गोद भरने का जो पर्व है, ये जो जातियां हैं इन्होंने अपना जो संबंध है वो अग्नि को माफ कीजिएगा सूर्यवंश और चंद्रवंश से स्थापित किया। तो इस प्रकार से वीए स्मिथ महोदय का मत है कि शक, यूची और हूण जातियां और गोड, भर, पर्व आदि जो हैं इन्हीं से ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने इनकी उत्पत्ति बताई है राजपूतों की, शक, पल्लव, कुषाण और हूण आदि से। तो जैसे कि स्मिथ महोदय और इनमें साम्यता है, विलियम क्रूक भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। ये कहते हैं कि इन्हीं से ही, हूणों से गुर्जर जाति का जन्म होता है, गुर्जर जाति का आविर्भाव होता है, और उस जाति ने बाद में, इन जातियों ने आगे जाकर के हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, और इस प्रकार से ये जातियां ही आगे जाकर के राजपूत बनती हैं। अगला जो मत है एक आरजी भंडारकर महोदय है। इन्होंने जो गुर्जर शब्द है इसके बारे में कहा है कि जो हूण आए थे आक्रमणकारी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था हूण आक्रमण, तो हूण जो आक्रमणकारी हैं उनके साथ एक खिजर जाति भी आई थी, खिजर, याद रखिएगा खिजर, और उस खिजर से ही गुर्जरों की उत्पत्ति हुई है, और गुर्जर प्रतिहार प्रथम वंश था और उन्हीं से आगे राजपूत वंशों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से
गुर्जर वंश की उत्पत्ति वो बताते हैं खीजर से, और खीजर किसके साथ आए थे? हूणों से। ये कौन बताता है दोस्तों? ये बताता है आरजी भंडारकर, याद रखिएगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं कि खीजर जो जाति है वो स्थायी निवासी थी और जो गुर्जर जाति है वो स्थायी निवासी नहीं थी। इस प्रकार से आगे जा कर के जो विद्वानों ने जब इसका और इस पर रिसर्च किया तो ये बात गलत साबित होती है कि गुर्जर जो है वो खीजर थे। ठीक है फ्रेंड्स। कर्नल टोड ने शक और सीथियन से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। उन्होंने इसका आधार बताया है कि जो शक जो जाति में जो प्रचलित थे, जो संस्कार प्रचलित थे, अश्व पूजा के आदि जो संस्कार थे, बहुत सारे संस्कार बताए कि ये इनकी साम्यता राजपूतों के संस्कारों से है, इसलिए शक और सीथियन से जो उत्पत्ति हुई है ये राजपूतों की हुई। ये किसने कहा दोस्तों? ये है कहा कर्नल टोड ने। लेकिन इसका बहुत बड़ा अपवाद हमारे समक्ष, हम खुद ही इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जो इनके संस्कार हैं या जो राजपूत समाज के जो संस्कार थे वह अधिकांशतया, ठीक है, थोड़े बहुत संस्कार शकों से मिलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो संस्कार हैं वो वैदिक आर्यों से मिलते थे, जो रीति रिवाज प्रथाएं हैं। इस प्रकार से कर्नल टोड ने इनको शक और सीथियन की संतान कहा। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रीति रिवाज है इनकी ज़्यादा साम्यता आर्यों से है। तो ये एक पैटर्न सा रहा है कि जो विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता को ले लीजिए, वैदिक सभ्यता को ले लीजिए, आर्यों को ले लीजिए, राजपूतों को ले लीजिए, तो इन सबको कहीं ना कहीं विदेशी बताने की कोशिश की है। और कुछ ने तो क्षेत्रवाद इतना फैला दिया कि अपने खुद के क्षेत्र से किसी भी तर्क वितर्क कुतर्क से उस क्षेत्र से उसका संबंध कर दिया, जैसे कि हमने आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा था भारत के इतिहास में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 मत देखे हैं, पहला क्षत्रिय, दूसरा अग्निकुंड से, तीसरा विदेशी मत। तो फ्रेंड्स अगला हम मत देखते हैं मिश्रित उत्पत्ति का। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया माफ़ कीजिएगा ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद ने ये कहा कि आप छोड़िए सब, ये ब्राह्मण मतलब अलग अलग उत्पत्तियां हैं, इन सारे मत वालों को बुला लिया और उनको कहा कि झगड़ा मत करो और सब प्रसाद ले जाओ। तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि आप ईश्वर का प्रसाद ले लो और आप ये वाली उत्पत्ति का सिद्धांत अपना लो। इसमें उन्होंने कहा कि ये मिश्रित उत्पत्ति मतलब राजपूतों की उत्पत्ति है, इसकी मिश्रित जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इसका मतलब ये था कि जो राजपूत हैं वो स्थानीय भी थे, विदेशी भी आए, उनका मिश्रण हो गया, तो मिश्रण से भी राजपूत उत्पत्ति होती है, स्थानीय आर्यों से भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है ये दिया ईश्वरी प्रसाद ने। अगला जो मत है दोस्तों वह है ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके जो समर्थक है वो हैं दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, स्मिथ और भंडारकर आदि। तो इन्होंने जो आधार बनाए हैं वो देखिए आधार क्या हैं। सबसे पहला तो 1170 में सोमेश्वर चौहान, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ 2-3 प्रश्न क्लियर होंगे कि 1170 में सोमेश्वर चौहान द्वारा बिजोलिया अभिलेख लिखवाया गया। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो यह एक मूल आधार है राजपूतों की। चौहान कौन थे? राजपूत। तो राजपूत उत्पत्ति का मतलब चौहान उत्पत्ति, और चौहान उत्पत्ति का मतलब है कि इस लेख में जो चौहान है इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और जो कुछ मत है चौहानों को ब्राह्मण कहने के, एक तो बिजोलिया अभिलेख जैसे कि हमने देखा, क्याम खां रासो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ एक और क्वेश्चन क्लियर होगा, क्याम खां रासो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक थे जान कवि या कवि जान जो कवि है जान, इसने ये लिखा क्याम खां रासो। इसमें और एक सुंदा माता जो जालोर है वहाँ एक अभिलेख मिलता है। इसमें जो जालोर के जो चौहान हैं उन्हें वत्स की आंख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण बताते हैं। तो बिजोलिया जैसे कि हमने देखा ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है, क्याम खां रासो भी इसकी पुष्टि करता है और सुंदा माता अभिलेख में भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार से जो चौहान है इनको ब्राह्मण वंशीय बता दिया गया।
स्मिथ महोदय जो हैं यह चंदेल शासकों को गौड़ जाति से उत्पन्न बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि गौड़, भर, पर्व आदि जो जातियां हैं, ये स्मिथ ने कहा कि ये जातियां अभी आगे जाकर के राजपूत बनती हैं। इन्होंने अपना संबंध सूर्यवंश और चंद्रवंश से स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से जो स्मिथ महोदय हैं वही स्मिथ महोदय हैं जो वहाँ थे, उन्होंने चंदेलों को गौड़ जाति का ब्राह्मण कहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो भंडारकर महोदय हैं, इनका जो आधार है ब्राह्मण मानने का वो क्या है, ये देखिए आप। भंडारकर जी कहते हैं कि चित्तौड़ और अचलेश्वर के जो अभिलेख हैं उसमें जो सिसोदियाँ हैं या जो गुहिलोत हैं, इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों परीक्षा में यह क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण वंश के मत कौन कौन किस किस ने दिया। तो दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, स्मिथ ने गौड़ वंश को जोड़ा और भंडारकर महोदय ने भी ब्राह्मण वंश से जोड़ा राजपूतों को। लेकिन जो भंडारकर महोदय का जो आधार था वो था चित्तौड़ और अचलेश्वर के अभिलेख। ठीक है दोस्तों, और अब कुछ और जो साक्ष्य मिलते हैं ब्राह्मण बताने के। महाराणा कुंभा स्वयं, जो कि मेवाड़ वंश से संबंधित बहुत महान शासक हुए, गुहिलोत को नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान बताया है। इसके अतिरिक्त एकलिंग महात्म्य, जो कि बहुत ही मेवाड़ के इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें भी बापा रावल जो है उसको ब्राह्मण बताया गया है। इस प्रकार से इन सभी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये ब्राह्मण हो सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज में हमने बहुत डिस्कस किया था कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण से मंडोर प्रतिहार शाखा का जन्म होता है। इस प्रकार से ये सारे जो तर्क हैं इसके आधार पर कहा गया है कि ये ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि ये जो वंश थे, यह वंश अपने यहाँ पुरोहित रखते थे और उस पुरोहित का जो गोत्र था, जो वंश था, उसके आधार पर ही ये अपना वंश भी वर्णित कर देते थे। तो यह भी संभव है। और यह भी संभव है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, तो उनसे कहीं ना कहीं तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, यह हो सकता है। अगला जो मत है देवी प्रसाद जी चट्टोपाध्याय, इन्होंने आकर के एक बहुत नवीन मत प्रस्तुत किया। यह मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं। और मार्क्सवादी जो इतिहासकार होते हैं दोस्तों, उनका जो रिसर्च है हिस्ट्री को लेकर के, वह वंशों को लेकर नहीं, समाज के स्तर पर जाता है। तो इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की, मिश्रित अवधारणा, और ब्रह्म क्षेत्र का मत दिया इन्होंने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ब्रह्म क्षेत्र का मत दिया। तो देवी प्रसाद जी चट्टोपाध्याय जी ये कहते हैं कि आप इन बातों पे सब पे मत जाइए, आप ये कीजिए कि जो उस समय की आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका अध्ययन करके आप किसी ना किसी निष्कर्ष पर, आप जो राजपूत उत्पत्ति है उसका विश्लेषण जो है यह तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर करने का प्रयास कीजिए। तो यह जो मिश्रित अवधारणा या जो ब्रह्म क्षेत्र का जो मत है, यह किसने दिया? यह दिया देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।